Okay, so let's start with example 4.1. A hose pipe used for gardening is ejecting water horizontally at a rate of 0.5 meter per second. Area of the bore of pipe is 10 centimeters square. Calculate the force to be applied by the gardener to hold the pipe horizontally stationary. अभी हॉस पाइप क्या होता है आपको पता है, ऐसा अजम्पशन है, मैं बता देता हूँ व्हाट इज हॉस पाइप. एनीवेज, so first of all, water is coming out at a rate of 0.5, मतलब velocity of water is 0.5 meter per second. Area of the pipe is 10 centimeters square, and you have to convert it into meter square. 1 centimeter is 10 power minus 2 meter, uska square, so it will be like in meter square then. So 10 into 10 power minus 4 मतलब 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर हो गया. हाउस पाइप मतलब आपका सादा जो आप घर में पाइप यूज करते हो. यू मस्ट हैव सीन दैट ग्रीन कलर्ड पाइप, जस्ट अ पाइप, डजंट मैटर, पाइप है, दैट्स इट. यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, राइट. तो वाटर बीइंग पम्प्ड आउट इज एक्शन, और वाटर पाइप पे एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा तो पाइप विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. आप भी जब कभी गार्डनिंग किया होगा या कभी एक पाइप हाथ में होल्ड किया होगा और पानी उसमें से बाहर निकल रहा होगा, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने ये फील किया होगा दैट द हैंड इज बीइंग पुश्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. आपका हाथ पीछे की डायरेक्शन में पुश होता है, राइट. तो दैट इज फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन पाइप ड्यू टू वाटर. सो एक्शन क्या है? एक्शन है वाटर बीइंग कमिंग आउट. तो फोर्स ऑन वाटर ड्यू टू पाइप लिख सकता हूँ, डजंट मैटर रियली. इट इज जस्ट दैट मशीन के थ्रू वो वाटर बाहर पंप होता है. ओके, राइट. तो अगर आपको ये जो फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसको रिकॉइल भी बोलते हैं बाय द वे. द सेम यू विल नोटिस इफ यू फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन. अगर आप बंदूक चलाते हो तो जब बुलेट बाहर निकलता है तो गन जो है वो पीछे की डायरेक्शन में रिकॉइल होता है. इट गोज इनटू अपोजिट डायरेक्शन, राइट. ये कहाँ से आया? ये लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन से आया. मैं आपको समझा देता हूँ with an example, drawing a diagram, then we will start solving problem. If you have a gun, let us hope you don't have a gun. ऐसा होप करता हूँ कि आपके पास गन नहीं है किसी के पास. अगर है, मान लो, इनिशियली क्या है कि गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, राइट. तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज 0 बिकॉज मास ऑफ गन, velocity of gun, mass of bullet and velocity of bullet was 0 initially. Okay, good. Then जब आपने बुलेट फायर किया तो बुलेट स्टार्ट्स मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो फाइनल मोमेंटम विल बी मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, प्लस मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन. द गन शुड मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ये होना ही चाहिए because it comes as a consequence of conservation of momentum, linear momentum. फिर आप इक्वेट करोगे तो what will happen is initial momentum is equal to final momentum, right. By solving this, मैं solve नहीं कर रहा हूँ अभी, पर आप solve कर सकते हो. By solving this you can find out velocity of gun and it will contain a negative sign. नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है दैट द गन इज बीइंग पुश्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉइल. सो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज रिकॉइल बेसिकली. ओके, राइट, गुड. तो हमारा जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल के केस में भी ऐसा ही है. देयर इज रिकॉइल, मतलब पाइप में से पानी अगर बाहर निकल रहा है तो पाइप विल बी पुश्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, so that is the basic idea here. Now
We don't need this concepts of gun and bullet. It was just to tell you कि ऐसा होगा. Right. So this all we don't need. तो उसको बाद में delete कर दूंगा मैं. Let me see if I can do it now. Right. So it was just an example. Forget about this. सिर्फ बता रहा था मैं आपको कि recoil क्या होता है, linear momentum का conservation कैसे use करते हैं. Right. तो दिस इज अ सिमिलर कॉन्सेप्ट. यहाँ पे गन की जगह पे पाइप है और बुलेट की जगह पे वाटर बाहर निकल रहा है. तो वी हैव टू यूज दिस आइडिया. जितना फोर्स होगा रिएक्शन का उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा सो दैट द पाइप रिमेन्स हॉरिजॉन्टली स्टेशनरी. तो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट डाउन लिटिल बिट ऑफ थियरी सो दैट यू अंडरस्टैंड. व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ अ पाइप, when water is being ejected from a pipe, that is action basically. The water also exerts a backward force which is called as recoil force on the pipe, and that is basically reaction as the reaction force. Okay, तो action reaction आपको पता होना चाहिए. Now, what you know is from Newton's second law that force is nothing but rate of change of momentum. And what we know is momentum is mass into velocity. So F is equal to derivative का product rule पता होना चाहिए. Mass as it is derivative of velocity plus velocity as it is derivative of mass. And you can see speed तो constant है 0.5 meter per second. So since v is constant, तो मैंने पहले बताया था आपको derivative of a constant is 0. Therefore force will be just v into dm by dt. इस केस में in this case mass is not constant क्योंकि यहाँ पे mass is the mass of water coming out from the pipe. इस केस में जो मास है वो पानी जो बाहर आ रहा है उसका मास है. सो इन दिस केस डोंट ट्रीट मास टू बी कांस्टेंट. अगर आपने यहाँ पे मास को कांस्टेंट ट्रीट कर दिया तो खत्म, फोर्स इज 0. सो यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी रिएक्शन फोर्स, ऐसा हो जाएगा वो. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. ओके, यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है. एनीवेज, व्हाट इज मास बाय द वे? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. Okay, good. Then what is volume? भाई ये वॉल्यूम को मैं कैपिटल V को ऐसे लिखता हूँ because small v is velocity and this v into rho, यहाँ पे जो v लिखा है ये वॉल्यूम है. Right. What is volume? वॉल्यूम किसका? Volume of water coming out. Okay. So what volume of water is coming out? So मान लेते हैं कि टाइम t में ये जो वाटर का लेंथ है in 1 second for example, या फिर in 2 seconds, in 3 seconds, in t seconds the length of this water column coming out from pipe is L. Okay, and area of cross section of the pipe is A. So volume of water will be A into L and rho is density. एरिया ऑफ पाइप कांस्टेंट है, यस. एरिया ऑफ पाइप कांस्टेंट है, यस. डेंसिटी कांस्टेंट है, यस. डी एल बाई डी टी, एल कांस्टेंट है? नहीं, एल इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टाइम. ज्यादा टाइम लूंगा तो ज्यादा पानी बाहर आएगा, कम टाइम लूंगा तो कम पानी बाहर आएगा. सो एल, लेंथ ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम पाइप इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो एल कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे. एल लेंथ ऑफ पाइप नहीं है.
This L is nothing but length of water ejected in time t. चाहिए तो मैं लिख देता हूँ here, or better I should be writing it down where I have drawn diagram. So here A is area of cross section of pipe, और वाटर कमिंग आउट एक ही बात है, बोर भी बोल सकते हो इसको. L is nothing but length of water ejected in time t, right? रो तो पता है डेंसिटी ऑफ वाटर होगा, तो आई डोंट नीड टू स्पेसिफाई दिस. तो ये आगे आपके पास फोर्स इज इक्वल टू v, मतलब वेलोसिटी एरिया into density, and dl by dt. What is dl by dt? Length upon time मतलब velocity. तो v आ गया वापस से, velocity of water coming out. तो force is equal to a rho v square, right? Do we know area? Yes, you can find out area. कैसे? दिया ही है actually, है ना? दिया ही है, area दिया हुआ है मैंने 10 raised to minus 3 meter square. So 10 raised to minus 3. Density of water, do we know? Yes, we know. 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड v स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा. 0.5 का स्क्वायर 0.25 आएगा, तो आ गया 0.25 न्यूटन का फोर्स. डन. मैं क्वेश्चन वापस समझा देता हूँ. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक हॉर्स पाइप है. हॉर्स पाइप मतलब वो एक ग्रीन कलर का पाइप देखा होगा आपने, which you use for gardening. It is made up of some thick plastic type of material. उसको hose pipe बोलते हैं. You are holding that pipe in hand and the water is coming out at a rate of 0.5 meter per second. Area of that bore of the pipe is 10 centimeter square. तो जैसे पानी बाहर आ रहा है, तो पानी the water will exert a reaction force, और वो जो पाइप है it will come in the backward direction. हमको उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आने देना है, मतलब हम लोगों को उसको स्टेशनरी रखना है. तो हाउ मच फोर्स वी हैव टू अप्लाई, तो जितना वाटर पाइप पे रिएक्शन करेगा उतना ही हमको फोर्स लगाना पड़ेगा. सो दैट बिकॉज द पाइप इज कमिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, रिक्वायर हो रहा है पाइप पीछे आ रहा है पाइप बिकॉज ऑफ रिएक्शन. तो रिएक्शन नहीं होने देना, मतलब जितना रिएक्शन है उतना फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? So we started with saying what is reaction force? It is given by Newton's second law. F is equal to rate of change of momentum dp by dt. Okay. What is P? M into V. तो मैंने सिर्फ डेरिवेटिव का जो प्रोडक्ट रूल है वो यूज किया. प्रोडक्ट रूल क्या है? पहला पैरामीटर एज इट इज रखो, सेकंड का डेरिवेटिव लो, फिर सेकंड को एज इट इज रखो, पहले का डेरिवेटिव लो. तो मास कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी plus velocity constant derivative of mass. But since velocity is constant बोला ही है 0.5, तो derivative of velocity मतलब acceleration is 0, right? v dm by dt, normally in most of the cases ये dm by dt rate of change of mass is constant. यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे क्यों constant नहीं है? क्योंकि यहाँ पे water का mass it is coming out from the pipe. अगर एक ऑब्जेक्ट होता, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए dm by dt constant होता है, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता. यहाँ पे वाटर इज कमिंग आउट कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ पाइप. व्हाट इज मास? वेलोसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इनटू लेंथ. लेंथ किसका? लेंथ ऑफ द वाटर इजेक्टेड इन टाइम टी, मैंने डायग्राम में बताया है. तो v रो हो गया a l रो. इसमें a एरिया ऑफ पाइप मतलब एरिया ऑफ बोर कांस्टेंट है, और रो कांस्टेंट है. dl by dt. What is dl by dt? It is velocity of the water coming out. तो dl by dt velocity है. तो हमको मिल गया फोर्स का फॉर्मूला a rho v square, and then just substituting you get force equal to 0.25 Newton. Okay, तो simple question था. The question is very simple. You need to just understand and you just not need to fix. I mean, you just need to know the concepts और कुछ नहीं है. Okay, quite simple. Next question. 3 identical point masses are fixed symmetrically
on the periphery of a circle. हमारे पास एक सर्कल है, उस पे 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस है, दे आर फिक्स्ड एट द पेरिफेरी सिमेट्रिकली. सिमेट्रिकली मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर सर्कल में टोटल एंगल 360 है, तो दिस 3 masses which are fixed here, they will make, each of them will make angle of 120 at the center. तो ये एंगल 120 होगा, दूसरा एंगल भी 120 होगा, तीसरा भी 120 होगा. दिस इज व्हाट यू मीन बाय सिमेट्रिक अरेंजमेंट. Okay, for the time being I am not showing angles because I need to show forces here. And 3 identical point masses है, मतलब यहाँ पे अगर मास m है, यहाँ पे भी m होगा और यहाँ पे भी m होगा. Obtain the resultant gravitational force on any point mass capital M. अगर एक कैपिटल M मास सेंटर पे रखा है, तो what is the resultant force on this mass capital M which is at the center of the circle. फिर आपको बोला है एक्सटेंड दिस आइडिया टू मोर देन 3 आइडेंटिकल मासेस, मतलब 3 से ज्यादा अगर आइडेंटिकल मासेस होते तो उस केस में क्या होगा. ओके, सो हाउ फार यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है. 3 के बाद 4 मासेस, 4 के बाद 5 मासेस, 5 के बाद 6 मासेस, मैक्सिमम लिमिट क्या है ऐसा आपको उन्होंने बोला है. ओके, हाउ फार यू कैन एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट. सबसे पहले, this type of questions are also asked in JEE NEET, and I tell you answer is 0 here. Resultant force on mass m is 0. I can explain in the terms of forces also, but logic is much more important than doing mathematics. Center पे एक चीज है और 3 sides, not 3 sides, but you can say एक सर्कल पे सिमेट्रिकली 3 मासेस है और आइडेंटिकल मासेस है. क्योंकि आइडेंटिकल मासेस है मतलब सेंटर पे जो मास कैपिटल M है वो तीनों के तीनों डायरेक्शन से इक्वली पुल हो रहा है. 3 साइड से, 3 तरफ से इक्वली खींचना, मतलब नेट फोर्स इज 0. सो नेट फोर्स बिकम्स 0 in this case. Okay, right. Okay, so that is the idea. Total force, resultant force is 0, right? But अगर आपको करना ही है सॉल्व, तो दो तरीके हैं. एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है, लाइक आप हर एक फोर्स कैलकुलेट करोगे, राइट. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, हम लोग वेक्टर से भी कर सकते हैं, बट देन यू नीड टू नो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. इसका मतलब, लेट मी जस्ट गिव इट सम नेम. इसको बोलता हूँ ए पॉइंट, इसको बोलता हूँ बी पॉइंट, इसको बोलता हूँ सी पॉइंट, और वो कैपिटल M मास है वहां पे, तो M ही रहने दो, नाम डजंट मैटर. इसका मतलब ये होता है कि देयर आर फोर्सेस एक्टिंग समथिंग लाइक दिस. एक फोर्स यहाँ पे है, लेट मी जस्ट शो यू हियर. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. तो जो कैपिटल M मास सेंटर पे है, इट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स पॉइंट C. पॉइंट C पे जो मास है वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है. A पे जो मास है वो भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, और B पे जो मास है वो भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है. सो देयर आर 3 फोर्सेस. ये फोर्स हो गया फोर्स ऑन M ड्यू टू C. ये हो गया फोर्स ऑन A, फोर्स ऑन M ड्यू टू A. ये हो गया फोर्स ऑन M ड्यू टू B. ओके, राइट. तो मैं अलग से डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ अब, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक अ मेस देयर. समझ में नहीं आता अदरवाइज. सब एक ही जगह पे कर दिया तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग इज समथिंग लाइक दिस. ये कैपिटल M मास, यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स, और you have one force over here. ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है.
Okay, then as you know, force is a vector और vector के components कर सकते हैं. So there will be one component over here. This component is force on M due to C sin 60. क्यों? क्योंकि ये था force. This force was force on M due to C. और आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये टोटल एंगल 120 होता है, तो दिस एंगल इज 60, या तो फिर बेसिकली ये टोटल एंगल 120 है, और अगर मैं इसको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ तो दिस विल बी 60 डिग्री. ये 60 आ गया. तो ये जो कंपोनेंट है फोर्स का, MC फोर्स का, ये कंपोनेंट होगा फोर्स ऑन M ड्यू टू C cos 60, क्योंकि ये एडजेसेंट साइड है, तो वो होगा FMC sin 60, ये FMC cos 60. राइट. हमने अभी एक ही फोर्स का कंपोनेंट किया है, बाकी का कंपोनेंट करना बाकी है, हम लोग कर लेते हैं. सो नाउ सिमिलरली ये दूसरा फोर्स था, फोर्स ऑन M ड्यू टू B. इसका भी वही केस होगा, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी फोर्स ऑन M ड्यू टू B sin 60, और एक कंपोनेंट जाएगा नीचे की तरफ, दैट विल बी फोर्स ऑन M ड्यू टू B cos 60 अगेन. राइट, इजी. तो हमने फोर्स ऑन M ड्यू टू B और फोर्स ऑन M ड्यू टू C इसके कंपोनेंट्स कर लिए. व्हाट मोर डू वी नो? हमको इससे ज्यादा क्या पता है? व्हाट वी नो इज दिस. ऐसा है कि फोर्स ऑन M ड्यू टू B इज इक्वल टू फोर्स ऑन M ड्यू टू C इज इक्वल टू फोर्स ऑन M ड्यू टू A. मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमको पता है सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स F depends on product of masses and square of distance. तो कैपिटल M मास से A का डिस्टेंस भी रेडियस है, B का डिस्टेंस भी रेडियस है, C का डिस्टेंस भी रेडियस है. और कैपिटल M मास, ये जो कैपिटल M मास सेंटर में है, उसके लिए फोर्सेस कौन एक्सर्ट कर रहे हैं? A पॉइंट पे स्मॉल m है, B पॉइंट पे भी स्मॉल m मास है, C पॉइंट पे भी स्मॉल m मास है. मतलब ये प्रोडक्ट जो है M1 इंटू M2 तीनों केसेस में सेम आएगा, डिस्टेंस भी सेम आएगा. सो व्हेन यू हैव दिस थिंग्स सेम, बेसिकली इन दैट केस फोर्स इज कांस्टेंट. तो फोर्स कांस्टेंट है, एंड दैट वैल्यू ऑफ फोर्स हियर इज नथिंग बट, एंड यू शुड नो व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ फोर्स. तो वैल्यू ऑफ फोर्स हियर इज, लिख ही दिया मैंने. लेट अस से दिस इज F, एंड F को मैं बोल देता हूँ, आपको पता है G, mass at the center, mass at one of the corners, one of the points ABC divided by distance square. तो तीनों का तीनों फोर्स ये आएगा. ओके. अब as you can see from diagram, FMC sin 60, FMB sin 60, these are equal and opposite. कैंसलेशन, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स are getting cancelled out. Okay, so from figure what we say is, from figure horizontal components of FMB and FMC cancels out, since they are equal and opposite, they are equal in magnitude and opposite in direction. Right? Vertical components, they will add. Okay,
बट देन ऊपर भी तो एक फोर्स है, ऊपर का जो फोर्स है वो उसको कैंसिल करेगा. सो व्हाट वी सी इज हियर, यहाँ पे भी एक फोर्स है, फोर्स ऑन m ड्यू टू a, तो ये कैंसिल हो जाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ FMB and FMC will add up, but this resultant will be balanced by, or cancelled by force FMA, right? Therefore net force is zero. Net force is zero. अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ ओरली लिख के नहीं होगा, हाँ तो फिर प्रूव करो व्हाट इज नेट डाउनवर्ड फोर्स, वो मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो आप. कर देते हैं. ओके, नेट डाउनवर्ड फोर्स. व्हाट इज नेट डाउनवर्ड फोर्स? एडिशन मैंने बताया, वहां पे कंपोनेंट्स का एडिशन हो रहा है. नेट डाउनवर्ड फोर्स इज FMB cos 60 plus FMC cos 60, that is equal to FMB और FMC, they are equal in magnitude. तो ये आ गया 2F cos 60. What is cos 60? Cos 60 is half. तो 2F half, कैंसिल मतलब F, मतलब टोटल फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये F है, और ऊपर भी तो FMA, ये भी तो F फोर्स है, तो कैंसिल हो गया, खत्म, राइट. ऑल्सो FMA is F, therefore they cancel out, therefore net force is zero. Net force is zero, right. अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज यू आर इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल दिस थिंग्स. मैंने बताया ऐसे यू विल रीच अ स्टेज वेयर यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस ओरली. ये ओरली होगा आपसे, एंड आई कैन गारंटी यू. कैसे बताता हूँ आगे जाके. नाउ ये हो गया पहला पार्ट खत्म क्वेश्चन का. क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. दूसरे पार्ट में पूछा है कि एक्सटेंड दिस आइडिया टू मोर देन 3 आइडेंटिकल मासेस. तो लेट अस एक्सटेंड. अभी 3 की जगह पे अगर 4 होते, ओके, तो क्या होता फिर? लेट अस से एक यहाँ पे सिमेट्रिकली, हाँ, दे हैव टू बी सिमेट्रिकल. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे. लेट मी से A, B, C एंड D. अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व होगा आपका. सेंटर पे है कैपिटल M मास, यहाँ पे था स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m एंड स्मॉल m. तो 4 मासेस में क्या हो रहा है यहाँ पे कि B पे जो मास है वो इसको आउटवर्ड पुल करेगा, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स होता है ग्रेविटी, मतलब फोर्स ऑन M ड्यू टू B इज हियर. और जो D पे है वो भी उसको अपोजिट साइड में पुल करेगा, बिकॉज अगेन ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव. तो फोर्स ऑन M ड्यू टू D, ये दोनों कैंसिल हो गए बिकॉज दे आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर. सिमिलरली दिस विल बी फोर्स ऑन M ड्यू टू C, और A जो है वहां से उसको अट्रैक्ट कर रहा है. So this is force on M due to A. Zero. Cancellation. So if you have 4 masses, symmetrical masses arranged on the periphery of a circle, then these any 2 masses, any 2 opposite masses are diametrically opposite, and they cancel the force at the center. So for any even number of masses, so this is B part of the question, for any
even number of equal masses equal होने चाहिए, नहीं तो cancellation नहीं होगा. That is important to know. For any even number of equal masses, the force at the center is 0. The force due to any mass m is balanced or cancelled by diametrically opposite mass. Diametrically opposite mass. Hence, the resultant at the center is 0. Hence, the resultant force on mass capital M at the center is 0. Okay. So as I told you, orally होगा. जैसे अब आप लोगों ने लास्ट पेज पे जो सॉल्व किया था, हमने फोर्स के कंपोनेंट्स दिखाए थे, इफ यू रिमेम्बर. ओके, तो दिस वन, जब 3 मासेस थे पेरीफेरी पे, उस केस में हमने फोर्स के कंपोनेंट कर लिए. 2 फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, वर्टिकल एडअप हो गया, लेकिन ये एडिशन के बाद भी ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स था, वो कैंसिल आउट हो गया, तो 0 आ गया. तो इस केस में भी वैसा कर सकते हो. इस केस में तो बहुत ही इजी है. वाई? क्योंकि ये हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ mb. सो fmb sin थीटा लो, cos थीटा लो, डिपेंड्स ऑन थीटा जिसको बोल रहे हो. सो यू कैन जस्ट डू कंपोनेंट्स हियर. अगर मैं ये एंगल थीटा मानता हूं तो ये आ गया fmb sin थीटा, ये आ गया fmb cos थीटा, राइट. सिमिलरली fma के भी कंपोनेंट्स होंगे, तो fma के भी कंपोनेंट्स होंगे. ये एंगल वापस से थीटा मान लो, तो ये आएगा fma sin थीटा, और यहाँ पे ऊपर एक कंपोनेंट जाएगा, दैट विल बी fma cos थीटा, राइट. Similarly, you will have components of this also. ये आएगा, अगर इसको थीटा मानते हो तो fmc cos थीटा, और यहाँ पे एक कंपोनेंट जाएगा fmc sin थीटा, राइट. एंड लास्ट फोर्स. So you will notice everything is equal and opposite and it will cancel out. तो यहाँ पे एक आएगा आपका fmd sin थीटा, और यहाँ पे नीचे आएगा fmd cos थीटा. और आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, कि मैग्नीट्यूड वाइज fma, fmb, fmc और fmd ये सारे के सारे इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि डिस्टेंस और मासेस इन्वॉल्व आर सेम, तो कैंसलेशन 0. तो कंपोनेंट नहीं भी करते तो भी 0 होने वाला था. दैट इज व्हाट यू शुड नो, राइट. आई एम गोइंग लिटिल टू स्लो. क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स जब हम लोग JEE नीट के लिए करेंगे अप्लाई, तो मैं आई कैन गारंटी यू क्वेश्चन देखा सॉल्व खत्म. कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगने वाला है, ग्रेविटेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, एंड दे आर इम्पोर्टेंट. ओके, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस मतलब वेक्टर्स, इसलिए ज़्यादा वेटेज देना पड़ता है वेक्टर्स को, सो दैट यू हैव द कॉन्सेप्ट्स कॉन्क्रीट, कंपोनेंट्स कैसे करते हैं, राइट. गुड. तो दिस इज ऑल 0. अब सी केस उन्होंने बोला है हाउ फार यू कैन एक्सटेंड, कितने मासेस रख सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9. तो मैं एक रिंग के ऊपर, मतलब एक सर्कल के ऊपर, सर्कल की पेरीफेरी पे मैं जितने चाहूँ उतने मासेस रख सकता हूँ, इन्फिनिट मासेस, क्योंकि
circle itself is made up of infinite number of points. So I can keep any number of points I want. Okay. So ultimately, if there are infinite points on a periphery of circle, it becomes a ring. It becomes a ring. तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे भी सेंटर पे मास जो होगा कैपिटल M, सेंटर पे जो मास होगा कैपिटल M, उस मास के लिए फोर्स 0 होगा, राइट. So idea is simple. Okay, if I keep infinite number of identical particles, then the periphery of a circle becomes, it approaches the shape of a ring. Okay, thus the gravitational force at the center of a ring is 0. So as the number of masses tends to infinity, ये आ गया आपका लिमिट्स वाला केस, tends to, ये आपने लिमिट में सीखा होगा, tends to infinity, the overall shape या collective shape, overall shape approaches circumference of circle, which becomes a ring. In this case, mass M at the center experiences equal and opposite forces in any by any two diametrically opposite masses, and hence total force is 0, resultant force is 0, net force is 0. ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा इसका मतलब क्या, यहाँ पे एक मास है m, तो डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक मास है m, कैंसिल. यहाँ पे अगर एक मास है तो डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक मास है स्मॉल m, राइट. सो ओवरऑल हर एक डायरेक्शन से इक्वल फोर्स है, तो रिजल्टेंट इज 0. Was a good question. लंबा था पर अच्छा था, right? Okay, I'll take one more, then I will just take revision. Okay, this is again a good question. A car of mass 1.5 ton. You should know what is 1.5 ton. 1.5 ton मतलब 1 ton is 1000 kilogram. So 1.5 ton means 1500 kilogram. So a car with a mass of 1.5 ton is running at 72 km per hour on a straight horizontal road. On turning the engine off, it stops in 20 seconds. Okay, while running at the same speed. मतलब पहला पार्ट क्वेश्चन का यहाँ तक समझना जरूरी है आपको. पहले पार्ट में ये आपको बताना चाहते हैं कि हमने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, हमने ब्रेक नहीं अप्लाई किया, we just turned off the engine. तो गाड़ी फिर भी 20 सेकंड के बाद रुक जाएगा, हमने ब्रेक नहीं अप्लाई किया. फिर क्यों रुकेगा? Because of friction between tire and road surface. This is what they are trying to tell you in the first part of the question. While running at the same speed on the same road, मतलब friction same है यहाँ पे. The driver observes an accident 50 meter in front of him. देखो ऐसा है कि 50 मीटर पे एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे, तो मुझे अभी ब्रेक मारना पड़ेगा. Right? He immediately applies the brakes and just manages to stop the car at the accident spot. Calculate the braking force.
Excellent question. I love this kind of questions, you know. तो इन सच क्वेश्चन पहला पार्ट अलग से सॉल्व करना पड़ेगा. पहला पार्ट आपको देगा रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, उसको बोलते हो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन. तो पहले पार्ट में, राइट, केस 1, on turning the engine off, on turning the engine off, car will stop due to friction between road and tire surface. इसको आप बोलते हो रिटार्डेशन. ओके, this deacceleration is termed as frictional retardation. This deacceleration or retardation is called as frictional retardation. राइट, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग. हमको पता है u क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको इमीडिएटली समझना चाहिए दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 जा 4 जा, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. This thing should naturally fit into your brain now. Okay, calculations should go naturally into your brain now. Then what else they have told you? Mass 1.5 ton, मतलब 1500 kilogram. Even though we are not going to use it here, final velocity is going to be 0. उन्होंने बोला है the car stops after 20 seconds, so t is 20. What I am going to get from this data, I am going to get frictional retardation. आपको पता है v is equal to u plus at. v equal to u plus at से हमको मिलेगा a is equal to v minus u by t. तो v is 0 minus u is 20 upon t is 20, मतलब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ गया frictional retardation. So I'll just call it as AF for the time being. So which means that I'm talking about retardation due to friction, not due to the application of brake. हमने गाड़ी पे ब्रेक नहीं लगाया, it is because of the friction. So it also basically tells you अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे आ गए हम लोग, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो गाड़ी चलते जाता. इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है पेट्रोल की रेट बढ़ती नहीं. क्यों? इमेजिन मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट किया, एक बार उसको एक स्पीड पे लाया 40 पे और इंजन बंद कर दिया, चल ही रहा है वो. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव टू think physics now, real life में physics लाओ. Anyways, so ये frictional retardation आ गया. What about case 2? In case 2, after seeing the accident, और उन्होंने बोला है while running at the same speed, okay, मतलब initial speed was still same in this case, 20 मीटर पर सेकेंड. मैं वापस 72 किलोमीटर पर आवर नहीं लिखने वाला. ओके, v is 0 क्योंकि फाइनली वो रुक रहा है. देन डिस्टेंस कितना कवर किया रुकने से पहले? 50 मीटर, क्योंकि उन्होंने बोला है एक्सीडेंट कहाँ हुआ? 50 मीटर. ओके, और ड्राइवर कहाँ रुका? लिखा है वहाँ पे. He immediately applies the brake and just manages to stop the car at the accident spot. तो 50 मीटर पर रुक गया वो. ओके, तो इस केस में जो रिटार्डेशन होगा, लेट मी से सम ए बोल देंगे ड्यू टू सम रीजन, आई मीन एनीवेज A1 बोल देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सम नेम एनीवेज. ये कैसे फाइंड करोगे? ये फाइंड करना है. ओके, ये कैसे फाइंड करेंगे? इजी है. गिवन डेटा UVSA, कौन सा इक्वेशन है जो UVS और A को कनेक्ट करता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2AS. तो मुझे यहाँ से A1 मिल जाएगा. कैसे? A1 will be equal to v square minus u square upon 2s.
फाइनली तो यहाँ पे भी गाड़ी रुका ही 0। U20 था, उसका स्क्वायर 2 × 50 मीटर था, तो ये 400/100 मतलब 4 आ गया, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। लेकिन बात ऐसी है कि जब आप भी गाड़ी चला रहे हो, आपने ब्रेक मारा, तो जो रिटार्डेशन है, मतलब जो डी एक्सेलरेशन है, इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 डिफरेंट रिटार्डेशंस। एक तो ब्रेक की वजह से, एक तो फ्रिक्शन की वजह से। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स। हमको पूछा कि कैलकुलेट द ओवरऑल फोर्स, नहीं, सिर्फ ब्रेक लगाने की वजह से जो रिटार्डेशन हुआ मल्टीप्लाइड बाय मास, okay, that will give me braking force. So this retardation A1 is the combined effect of braking and friction. This retardation A1 is due to combined effect of friction and braking basically, right? Therefore, braking retardation AB is -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि -4 में से -1 तो कंट्रीब्यूशन फ्रिक्शन का था ना, इसलिए तो वो कैलकुलेट किया था, नहीं तो जरूरत क्या थी। देखो ऐसा है, आपने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, आपने ब्रेक नहीं मारा, गाड़ी एक पॉइंट पे आके रुकेगा ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन टायर सरफेस एंड रोड, ओके, टायर एंड रोड बेसिकली। मैंने ब्रेक मारा, तो अभी 2 अलग अलग रिटार्डेशन वर्क कर रही है। एक है ब्रेकिंग, मतलब ब्रेक, वो जो डिस्क होता है वो डिस्क व्हील के अंदर जाता है, वो व्हील का रोटेशन को रोकता है। दूसरा टायर और रोड में भी फ्रिक्शन। तो टोटल है -4, इसमें से -1 किसका कंट्रीब्यूशन है? इसमें से -1 कंट्रीब्यूशन किसका है? फ्रिक्शन का, तो वो निकाल लो वहां से। तो फिर ब्रेकिंग का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? -3 हुआ, सिंपल। हाँ, तो अभी ब्रेकिंग फोर्स निकालना आसान हो गया। अल्टीमेटली फोर्स तो फोर्स है ना, देयरफॉर ब्रेकिंग फोर्स इज force, and force is mass into acceleration, so mass into braking retardation in this case, so mass into AB, mass आपको पता है 1500 और रिटार्डेशन आपको पता है -3, मतलब -4500 न्यूटन का फोर्स लगा होगा टू स्टॉप the car. I mean only because of application of brakes, right? Very good question. Now what I will do is I will quickly revise all these 3 and then you can ask me questions if you have any. तो in 4.1 क्वेश्चन ये था कि आप गार्डन में हो, मतलब गार्डनर है, ठीक है, आप गार्डन में हो और यू आर जस्ट स्प्रिंकलिंग वाटर, पानी दे रहे हो, पानी पाइप में से बाहर निकल रहा है, पाइप का एरिया दिया हुआ है, पानी का स्पीड दिया हुआ है। तो पानी जब बाहर निकलेगा दैट इज ड्यू टू एक्शन। हो सकता है वो मोटर चालू करके रखा होगा, मोटर की वजह से पानी बाहर आ रहा है, but then water is also exerting a reaction force on the pipe, so you feel a jerk in the backward direction। आपको लगता है कि पीछे से पाइप पीछे आ रहा है, होता है, you must have experienced it, that is called as recoil force। ये जो horizontal direction में पीछे पुश हुआ पाइप, हमको वो पुश नहीं होने देना, मतलब पाइप को हॉरिजॉन्टली स्टेशनरी रखना है, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा पूछा है, राइट? ओके, इजी क्वेश्चन। What is force? dp/dt. What is p? Mass into velocity. आपको यहाँ पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए। मैंने बताया था 2 फंक्शन का डेरिवेटिव का रूल। पहला फंक्शन मतलब पहला फिजिकल पैरामीटर मास कांस्टेंट रखो, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो, तो m dv/dt
प्लस वेलोसिटी कांस्टेंट रखो, मास का डेरिवेटिव लो, मतलब बेसिकली इट इज v dm by dt. Since v is constant, क्योंकि बोला ही है the speed of water coming out is constant quantity, is constant value basically. तो dv by dt 0 हो गया, and since dv by dt is 0, you have force left as only dm by dt into v. तो f equal to v dm by dt. But what is m? मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. किसका वॉल्यूम? ऑफ द वाटर कमिंग आउट. सो हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम? ए इंटू एल, एरिया ऑफ द बोर, क्योंकि उस पाइप में से बाहर आ रहा है तो एरिया ऑफ द पाइप लोगे ना, मतलब बोर लोगे ना. एंड एल क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम और वाटर इजेक्टेड इन टाइम टी. तो आपको मिल गया द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन, b d dt a l rho. Okay, a constant, rho constant outside, dl by dt. What is dl by dt? Velocity. तो हमको मिल गया a rho v square, substitute values and you get f equal to 0.25. अगला क्वेश्चन, just a minute. 4.2. For me, if you ask me, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर इज 0. लॉजिक, बट ठीक है. द थिंग इज, एक कैपिटल M मास है सेंटर पे. सिमेट्रिकली अगर तीन मासेस आइडेंटिकल मासेस, आइडेंटिकल मतलब तीनों का वैल्यू सेम अगर होगा, उस केस में तीनों मासेस इक्वली सेंट्रल मास को खींच रहे हैं. इक्वली इन द सेंस मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज 0. तो हम लोगों ने फोर्स के कंपोनेंट किए. फोर्स ऑन मास M at the center due to C, force on mass M at the center due to B, and force on M due to A. M due to A is vertically up. देखो एक चीज होती है कि कंपोनेंट कब करेंगे, तो मैं याद रखने के लिए स्टूडेंट को एक वर्ड यूज करता हूँ, ना इधर का ना उधर का. मतलब when the vector is neither in along x-axis nor along y-axis, it is somewhere in between, बीच में लटका हुआ है, तो ही कंपोनेंट होते हैं. फोर्स FMA तो y डायरेक्शन में ही है ना, तो क्या x कंपोनेंट 0 है, उसको एक ही कंपोनेंट है उसको. तो मेनी टाइम्स आई सी दिस थिंग, स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि कंपोनेंट कब करेंगे. हमने फोर्स FMC और FMB के कंपोनेंट्स कर दिए, FMA का नहीं किया. अरे उसका एक ही कंपोनेंट है, वो है ही सिर्फ y डायरेक्शन में, तो x कंपोनेंट कहाँ से आया उसका. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. So as you are seeing from this figure, sine components of FMB and FMC, मतलब horizontal components, equal and opposite cancel, nothing left. नीचे FMC और FMB के दो components ये add करके ऊपर का एक component जो है उसको balance करने वाले हैं. Net is 0, total is 0. तो 0. 4 होंगे अगर सिमेट्रिकली 4 मासेस प्लेस्ड होंगे सर्कल के पेरीफेरी पे. कंपोनेंट्स के टर्म में नहीं लिखना है यहाँ पे क्या बोलना, डायमेट्रिकली अपोजिट है. ओके, तो एक साइड से जितना फोर्स दूसरे साइड से उतना ही फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट 0. ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कंपोनेंट्स करके बताया कि 0 ही हो रहा है सब. ये जो कलरफुल डायग्राम बन गया ना, उसमें कलर हटा दो, सिर्फ ब्लैक वाला रखो. आई मीन डायमेट्रिकली अपोजिट, कैंसिल खत्म. ओके, इन्फिनाइट मासेस होंगे तो भी वही सीन होने वाला है, दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट साइड से 0, खत्म. देन 4.3, गुड क्वेश्चन. गाड़ी चलाते चलाते इनिशियल स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड. देन मैंने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, गाड़ी 20 सेकेंड के बाद रुक गया. क्यों रुका? फ्रिक्शन की वजह से. तो फ्रिक्शनल रिटार्डेशन जो है वो -1 आया. मैं वापस से चला, 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है मेरा. अब मैं इंटेंशनली ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है एंड आई डोंट वांट कि मेरा भी उस एक्सीडेंट हो जाए उसके साथ. आई शुड नॉट बम्प इनटू दैट थिंग. तो 50 मीटर पे एक्सीडेंट हुआ है और मैंने ब्रेक अप्लाई किया और एग्जैक्टली एक्सीडेंट स्पॉट पे आके मैं रुक गया.
तो ये रिटार्डेशन में दो चीजें, रिटार्डेशन इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू रिटार्डेशन, एक तो ब्रेकिंग क्योंकि मैंने ब्रेक अप्लाई किया, दूसरा फ्रिक्शनल। तो टोटल कितना आया -4, इसमें से फ्रिक्शन का कंट्रीब्यूशन कितना -1, तो ब्रेकिंग का कितना कंट्रीब्यूशन -3, तो ब्रेकिंग फोर्स कितना मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, तो 1.5 टन मतलब 1500 किलोग्राम इनटू -3 -4500 न्यूटन, खत्म, डन, सिंपल। So sufficient for the day. We will continue in next session.